हो गया। हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? ये हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? कैसे हो बच्चे? हेलो बेटा, आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो बच्चे? आ जाइए यार, एक बार फटाफट से शुरू करेंगे पढ़े ना। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेसिकली अवकलन, डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। और बहुत मज़ा आएगा बच्चे। डिफरेंशिएशन मैं बताऊं आपको, आपके लिए बहुत नया है, अवकलन आपके लिए बहुत नया है। खैर एक बार आ जाइए आप, फिर शुरुआत करते हैं। एक बार आ जाइए बच्चे आप लोग। हेलो बेटा आरोही, क्या हाल चाल है बच्चे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो बेटा आरोही, चलिए। तो कैसे हो बच्चे आप? आरोही बेटा कैसे हो? और मूलभूत गणित हम पढ़ रहे हैं बेटा जी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और हम आज बेसिकली बात करेंगे अवकलन के बारे में और अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे कहानी को अवकलन के साथ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और अगर मैं बात करूं आपके लेक्चर्स की, जो पुराने लेक्चर्स हैं, पुराने इन द सेंस जो भी मैंने 4 लेक्चर्स आपको पढ़ा दिए, उनको पढ़कर आपको कैसा फील हो रहा है? हमने बेसिकली 3 टॉपिक पढ़े हैं अभी तक। हमने द्विघात समीकरण के बारे में बात कर ली है, हमने समांतर गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात कर ली, और फिर हमने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में देखा त्रिकोणमिति। उम्मीद करता हूं त्रिकोणमिति तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बहुत जरूरी पार्ट था बेटा जी, सीखना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, वो पढ़ने वाले हैं अवकलन। क्या आपने कभी इससे पहले अवकलन का नाम सुना था बेटा? क्या आपने कभी इससे पहले डिफरेंशिएशन, अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, क्या आपने इससे पहले नाम सुना? एक बार बता दो बच्चे। यस, जल्दी बता दो बच्चे। यस बताओ। चलिए तो देखिए बेटा, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अवकलन। देखिए मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। अवकलन पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कलन। कलन एक छोटा सा, एक छोटा नहीं, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है कलन, जिसको बोलते हैं कैलकुलस। बेटा डीएसए इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि डीएसए मेरे को जितने क्वेश्चंस मिले उतने क्वेश्चंस मैंने दे दिए। मैं कोशिश करूंगा आज आपको डीएसए दे दूं, ठीक है? आज आपको डीएसए दे दूं, ठीक है? मैं दे दूंगा 1 या 2 डीएसए दे दूंगा। देखिए डीएसए देने लायक अभी टॉपिक्स आए नहीं है, जब आएंगे तब रेगुलर मिलेंगे। कंटेंट भी तो हो मेरे पास, ठीक है? हाँ ठीक है बच्चे। कलन, इस कलन में बेसिकली हम दो, देखो कलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस, इसमें बेसिकली 2 है। एक है बेटा जी अवकलन, एक हम पढ़ेंगे अवकलन, दूसरा हम पढ़ेंगे समाकलन। मैं आपको केवल फिजिक्स में जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाऊंगा। वैसे इसको कितने भी डेप्थ में ले जाया जा सकता है। मैथ का टॉपिक है, प्योर मैथ्स है, प्योर मैथ्स, और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है। और जेई की अगर हम बात करें, मैथ के अंदर जेई मेन की अगर मैं बात करूं, जेई मेन में या जेई एडवांस में, जेई मेन या एंड एडवांस्ड, जेई मेन एंड एडवांस्ड की अगर मैं बात करूं, तो जेई मेन और एडवांस के अंदर कम से कम नहीं तो बेटा जी जेई मेन में से 30 में से
6 से 7 सवाल यानी कि 28 से 30 नंबर का ये बन सकता है ना, मतलब 28 नंबर का मान के चलिए 6 से 7 सवाल आ सकते हैं। हर एक सवाल 4 नंबर का होता है तो 24 से 28 नंबर बोल दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है और ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई वरी नहीं है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं बच्चे। तो अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन हम पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अवकलन के बारे में। सबसे पहले फिजिक्स में जितना यूज होगा अवकलन का मैं उतना ही कराऊंगा, मैं अभी फिर कह रहा हूं। दूसरी चीज, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देकर यह बताऊंगा कि पैटर्न कैसा है क्वेश्चन को सॉल्व करने। मुझे पता है फिजिक्स में कितनी जरूरत पड़ेगी, बस वो जरूरत सॉल्व हो जाए उतना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हेडिंग लगा लो अवकलन। 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 बेटा आरोही समझ में आया क्या? बेटा आरोही समझ में आया क्या? देखिए सबसे पहले तो ये अवकलन हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली रेट ऑफ चेंज है, ये परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर है ना। उसको आप थोड़े से ऐसे समझो देसी एग्जांपल से कि सपोज मेरे पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी है, ये बाल्टी है और इस बाल्टी में पानी है, ध्यान से सुनना है ना। बेसिकली बाल्टी है, बाल्टी में पानी है और नीचे की तरफ मैंने एक छेद कर दिया, नीचे इसकी तल में मैंने एक छेद कर दिया तो पानी बाहर आ रहा होगा, पानी बाहर आ रहा होगा। मैंने बोला कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाता है। ध्यान से सुनना, 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर आ जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो इसके अंदर जो पानी कम हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, तब आपको ज्ञात करना है बाल्टी में पानी किस दर से कम हो रहा है। तो आप बोलोगे गुरुजी बाल्टी में पानी 1 लीटर प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी कम हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। तो जो दर है वो 1 लीटर पर आवर है और माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि कम हो रहा है। माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, कमी हो रहा है। अब खैर माइनस को छोड़ो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 लीटर पर आवर लिखा है, इसकी दर है वो 1 लीटर पर आवर जो है वो इसकी दर है। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड रेट, दिस इज कॉल्ड रेट कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी, मैं बोलूं पता 5 घंटे में कितना बाहर आ जाएगा, तो अंदाजा लगा लोगे कि भैया 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर आ रहा है तो 5 घंटे में 5 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली परिवर्तन है ना, इसके अंदर लगातार इसकी ऊंचाई घटती जा रही है, घटती जा रही है। जितनी भी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था, जब पानी धीरे धीरे बाहर आएगा तो इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घट रही है, घट रही है, घट रही है।
तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया किस दर से, फिर मैं बता सकता हूँ कि भैया आने वाले समय में ये कितने, या इसमें 20 लीटर पानी है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी जो टंकी है वो 20 घंटे बाद खाली हो जाएगी, 20 घंटे बाद खाली हो जाएगी। तो बेसिकली परिवर्तन की दर है। चलो छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने समझाया था, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। पहले बता बेटा, ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया? आया ना? समझ में आया? बोलो बेटा, है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, है ना बेटा? आरोही, हाँ ठीक है। अब सुनो बेटा, अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं? जैसे मैंने बोला बचपन में या 10वीं क्लास में, 9th क्लास में हमने बोला कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। x और y क्या है? x और y चर हैं। क्या y का मान, क्या y का मान x के मान पर निर्भर करता है? x के मान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो बताओ मुझे y क्या मिलेगा? अब x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये तो खत्म हो जाएगा। y बराबर 1। मैंने बोला x की वैल्यू 2 रखो, आपने x की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 प्लस 1 3। मैंने बोला x की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गए 6, 6 प्लस 1 7। अब क्या बोलोगे कि सर x का मान बदलते जाओ, x के हर, देखिए x बराबर 1 है तो y का एक निश्चित मान है, जैसे ही आपने x का मान बदला y का मान बदल गया, फिर आपने x का मान बदला, फिर आपको y का मान अलग मिला। क्लियर है? इसका मतलब जो है y क्या बोल रहा है? y बोल रहा है कि भैया मैं तो केवल x पर निर्भर करता हूं, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो x का फलन हूं। इसको कैसे बोलते हैं फिर? अर्थात y का मान x के मान पर निर्भर करता है। इसी से आगे लिखना, अर्थात y x का एक फलन है। अर्थात y x का एक, अर्थात y x का एक फलन है, अर्थात y x का एक फलन है। इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए, अभी चीजों को दिमाग में रखिए, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। कैसे लिखते हैं बच्चे इसको? y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं? f ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको? f ऑफ x। नई नई टर्म है, नई नई टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो रही हो, लेकिन थोड़ा समय व्यतीत करेंगे इस टॉपिक के साथ तो आने लगेगा। मोस्ट इजीएस्ट, आसान भी है, जितने लेवल पर मुझे पढ़ना है उस लेवल पर तो ये आसान है, टफ भी है ये लेकिन ये मैथमेटिक्स में जब चला जाएगा ना, प्योर मैथमेटिक्स में, तब ये मैथमेटिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, तब बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाएंगे। पढ़ाने को मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है उस लेवल पे। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे फिजिक्स में जितनी जरूरत है हम उतना पढ़ेंगे। बी प्रैक्टिकल। क्लियर है? तो बेसिकली ये चीज समझ में, इतना नोट करिए, है ना। मैंने बोला फिर एक फलन मैंने ले लिया,
कि सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो जो y का मान है y किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर करता है, तो y x पर निर्भर कर रहा है, तो y x का फलन है। जो जिस पर निर्भर होता है ना उसका फलन होता है, y x पर निर्भर कर रहा है तो y x का एक फलन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, शॉर्ट में इसको बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसी को बोलते हैं f ऑफ x। तो जहां मैंने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब आपको समझ में आ गया y की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इतना नोट करिए, समझ में आया हो तो हाँ या ना का जवाब दे दीजिए, फिर कहानी को आगे लेके चलेंगे। नोट करो बेटा। इतना नोट करिए बच्चे। हो गया बेटा आरोही, समझ में आया गुड़िया? यस, लिख लो इतना। पेज पलटना हो तो बता देना। सर बहुत अच्छे से आ गया, चलिए बहुत सुंदर बेटा। तो बेसिकली ना ये रेट है, क्या है ये? रेट है, समझ में आया? तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये लिख लो पहले, फिर उसके बाद अगला पेज करूंगा। हो गया, ये हो गया बेटा, हो गया। लो ये भी नोट करो। देखिए अभी थोड़ा सा लिख लीजिए, कारण है जब आप लिखते हो तो चीजें थोड़ी जल्दी दिमाग में जाती हैं बेटा, है ना? तो लिख लो इस चीज को। और मुझे ये भी पता चला है कि बच्चे आप बहुत अच्छी बच्ची हो, कारण है मैं एक बार हिमांशु सर से भी बात कर रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि तो आप पढ़ाई में बच्चे हो, तो आप है ना बेटा निरंतरता बनाए रखना। मतलब आपने जो अभी तक हासिल किया है वो आपकी मेहनत है,
लेकिन ये मेहनत करने की आदत को छोड़ना मत, ठीक है। 11th और 12th हो सकता है कभी कभी आपको डर लगे बीच में कि सर मेरे से तो नहीं हो पा रहा, जेई बहुत टफ है, हो जाएगा, ठीक है। बच्चे करते हैं और आप जैसे ही बच्चे करते हैं। चलो कर लिया नोट। चलो अब कर लेना, सुनो। तो हमें यह पता चल गया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x के मान पर निर्भर कर रहा है। अब सुनो बेटा, अभी अभी मैंने अब ध्यान से सुनना, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप बार बार इसी को क्यों ले रहे हो, क्या ये एक फिक्स समीकरण? नहीं, ऐसी अनंत बना सकता हूं। ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। ये मत सोचना कि सर बार बार यही इक्वेशन ले रहे, मतलब यही कुछ काम की चीज है। ये खाली एक नमूना है, ऐसी में अनंत इक्वेशंस बना सकता हूं। बना के दिखाऊं, ये ले एक्स स्क्वायर, मैंने बोला y बराबर रूट एक्स, मैंने बोला y बराबर एक्स की घात 3/2, मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने बोला y बराबर एक्स प्लस 1, मैंने बोला y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मैंने बोला y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7। अनंत बन सकती हैं, अनंत, ठीक है। और सब y बराबर y x के फलन है, y x का फलन है, y x का फलन है, x के मान पर निर्भर कर रहा है y का मान। x के मान बदलते जाओगे, y का मान बदलता जाएगा, अर्थात y x का एक फलन है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x। ये याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। अरे हाँ या ना? चलो अब सुनो, मैंने बोला कि y इक्वल है ना, ध्यान से सुनना। तो y x का फलन है, y x के मान पर, ध्यान से सुनना, फिर से लिख रहा हूं, पर निर्भर कर रहा है। y एक परिवर्ती फलन है, y एक परिवर्ती या चर फलन है। अगर y परिवर्ती फलन है, परिवर्ती फलन है, तो इसके परिवर्तन की दर भी होगी, तो इसके सर टैबलेट हैंग होने की वजह से मैं आपको टाइम पे कमेंट नहीं कर पाती। कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे,
कोई बात नहीं बिटिया, है ना। हाँ, क्या है, अगर y परिवर्ती फलन है तो इसके परिवर्तन की दर भी होगी। इतना नोट कर लो, y x का फलन है, x के भिन्न भिन्न मानों पर y का अलग अलग मान मिलेगा। जैसे x बराबर 1 रखा तो y का कुछ आया, x बराबर 2 रखने पर y का मिला। जैसे ही मैं x बदलता हूं मेरा y अलग हो जाता है, जैसे ही मैं x बदलता हूं मेरा y अलग हो जाता है। तो क्या y एक परिवर्ती मतलब जो लगातार बदल रहा हो, जो नियत ना हो, जो कांस्टेंट ना हो, जो लगातार बदल रहा हो, जिसको हम चर कहते हैं। अचर क्या होते हैं, जो नहीं, अभी मैं कराऊंगा उनको, चर अचर सब बताऊंगा। चर फलन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अगर ये बदल रहा है, कौन, y, अगर y बदल रहा है तो इसके बदलने की दर भी होगी। जैसे अब इसको आप अच्छे से लिंक कराओ, इस बाल्टी में से पानी घट रहा है तो इसके बाल्टी में पानी कम होने की दर होगी। अगर इस बाल्टी से पानी निकल रहा है, घट रहा है, तो बाल्टी में पानी किस दर से घट रहा है वो दर भी होगी, और वो दर 1 लीटर पर आवर थी कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर आ जाता है। क्लियर है, क्लियर बच्चे। अगर y परिवर्ती फलन है तो इसके परिवर्तन की दर भी होगी। इतना नोट करिए, यहां से ये नोट करिए पहले तो, आई थिंक ये रह गया था आपका। हो गया बच्चे, आरोही गुड़िया समझ में आया बेटा। चलो अब सुनो बेटा, 2 शब्द आएंगे आपको, एक होता है चर, पहले अचर सुनो, एक होता है अचर जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं नियत। देखिए, जो चीज नियत है, जो चीज फिक्स है, हाँ, जो चीज फिक्स है, जो बदल ही नहीं रही, जैसे मैंने बोला बेटा y बराबर 3, क्या y का मान किसी पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या करके y बराबर 3x की घात 0। एनीथिंग पावर 0 क्या होती है, मैथमेटिक्स तेज होनी चाहिए। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या की घात 0 लिख दो, हमेशा 1 देगा, तो ये तो 1 हो ही जाएगा, और ये 3 है।
तो क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि y बराबर 3x की पावर 0 या y बराबर 3 भी बोल दो। बस मैंने आपको एक नजरिया दिया है सोचने का कि y बराबर 3x की घात 0 ऐसा भी हो सकता है। इस 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब दूसरी चीज, ये जो y है, क्या ये y किसी पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा। तो y का मान आज भी 3 है, 2 घंटे बाद भी 3 होगा, कल भी 3 है, 10 साल बाद भी 3 होगा। तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि सर y का मान परिवर्तित ही नहीं हो रहा, y कांस्टेंट है, y नियत है, y के मान में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और जिसका मान में परिवर्तन नहीं हो रहा उसके परिवर्तन की दर भी 0 है। तो y एक नियत फलन है, नियत फलन है, अर्थात y के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात y के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। y एक नियत फलन है और जिसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा उसके परिवर्तन की दर, उसकी, ऐसे लिखो, उसके मान में परिवर्तन की दर भी 0 मिलेगी। इसको दिखाते हैं हम। पहली बार dy बटे dx 0 है, x के सापेक्ष ले लो या समय के सापेक्ष ले लो, dy बटे dt 0। अगर मेरा y नियत है, ये क्या है, ये नियत है, ये क्या है, ये नियत है। अगर y नियत है तो नियत फलनों का अवकलन 0 होता है। जब कोई फलन ही मेरा नियत है तो उसके परिवर्तन की दर कहां से लाऊं? भाई मेरी लंबाई 6 फीट है, मेरी लंबाई 6 फीट है, मेरी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो तुम क्या बोलोगे? सर आज आपकी लंबाई 6 फीट है, कल भी आपकी लंबाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, समय तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन समय के साथ मेरी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अर्थात मैं नियत हूं, मेरी लंबाई नियत है, तो मेरी लंबाई में परिवर्तन 0 है। भाई जो चीज नियत है, जो चीज फिक्स है, उसके परिवर्तन की कहां से बात कर सकते हो? उसकी परिवर्तन जब हो ही नहीं रहा तो उसके परिवर्तन की दर भी नहीं होगी, परिवर्तन की दर होगी 0। समझ में आ रहा है क्या बेटा? मैं बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूं आपको, बहुत बच्चों की तरह। नहीं, इतने में तो मैं आधा टॉपिक खत्म कर देता हूं, और मैं चाहता हूं कि यार बच्चे के दिमाग में जाए। हर बार 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 वही चीज चल रही है। तो उसके मान में परिवर्तन की दर ही 0 है, या उस फलन में परिवर्तन की दर ही 0 है। इसको बोलते हैं y में परिवर्तन, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। पूरे को मतलब dy बटे dx को, dy बटे dx को ऐसे पढ़ा जाता है, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, या इसको बोलेंगे y में परिवर्तन समय के सापेक्ष। y में परिवर्तन समय के सापेक्ष, y में परिवर्तन समय के सापेक्ष। क्लियर है? इतना नोट किया जाए, इतना नोट किया जाए बच्चे, हो जाए तो बता देना।
समझ में आया बच्चे? हाँ बेटा। चलो हो गया। तो अचर फलन क्या होते हैं? जो नियत होते हैं, जो परिवर्तित नहीं हो सकते। अब आते हैं चर। चर को बोलते हैं वेरिएबल। चर क्या होते हैं? जो लगातार, जो बदल सकते हैं, ऐसे लिखो तुम तो सीधा, जो बदल सकते हैं, जो बदल सकते हैं, जो बदल, जैसे y इक्वल टू, मैंने बोला x, y इक्वल टू x, x के मान अलग अलग रखते जाओ। x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 1 आएगा, x बराबर 2 रखोगे, या ऐसे कर लो, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 2, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3, है ना। अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर मेरे को 3 मिलेगा। तो इस तरीके से, है ना, एक फलन है मेरे पास y बराबर x प्लस 1। क्लियर है? x के मान बदलते जाओ, y का मान बदलता जाएगा। तो जो चीज परिवर्तित हो रही है उसके परिवर्तन की दर भी होती है। क्लियर है? अब इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका देखिए। आपको अवकलन में बार बार ये सब, ये ज्यादा देखने को मिलेगा, dy बटे dx। इसको कैसे बोलते हैं? dy बटे डी। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष। समझ में आया? तो dy बटे dx बेसिकली ये क्या दिखाता है? ये y में परिवर्तन की दर दिखाता है, y में परिवर्तन की दर दिखाता है। और ये कब होगा? जब y x का फलन है, अर्थात y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब y अगर x का फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, उसमें उसकी परिवर्तन की दर होगी। क्लियर है? अगर y मेरा x का फलन है तो देखिए x के मान बदलते जाओ, y का मान बदलता जाएगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, अर्थात y x का एक फलन है, वही है। और जो परिवर्तित हो सकता है उसके परिवर्तन की दर होती है। जो परिवर्तित ही नहीं हो सकता, जो नियत है, उसके परिवर्तन की दर कैसे हो सकती है? सोचने वाली बात है। क्लियर है? तो नोट किया जाए बेटा, इतना नोट किया जाए। अचर हो गया था, चर
आप नोट करिए, चर के बाद आपको ये बेसिक है ये, है ना। इसको बोलते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं ना। तो ये है आपका बेसिक। क्या है ये आपका बेसिक, नोट किया जाए। नोट भी हो गया और समझ में भी आ गया। नोट कर ले बच्चे। आराम से पढ़ लो, आज तो बहुत बेसिक्स क्लियर किए मैंने आपकी, बिल्कुल बेसिक्स। आज तो हम चर अचर परिवर्तन अपरिवर्तन उन सब चीजों पे ही बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने इसका फॉर्मूला नहीं बताया, इसके तरीके कैसे हैं, सवाल कैसे किए जाते हैं, कुछ भी नहीं बताया। अब देखो, एक्चुअली ना मैं आपको नहीं बोल रहा हूं ये, है ना, मैं एक बात बोल रहा हूं पर वो आपके लिए नहीं है, ये मेरे पिछले 10 साल के अनुभव की बात है। मैंने ना अक्सर देखता हूं कि जब बच्चे को 10वीं में होता है, या जब बच्चा 10वीं में अच्छे परसेंटेज ले आता है, मैथ में 100 में से 100 भी ले आते हैं बच्चे, तो ना वो थोड़े से उसमें आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि अरे मेरी तो मैथ तगड़ी है, अब तो मैं IITN बन जाऊंगा, अब तो मैं IIT निकाल लूंगा क्योंकि मेरी तो मैथ अच्छी है। भाई मुझे तो मैथ पूरी आती है, तभी तो मेरे 100 में से 100 आए हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, मैथ 10वीं तक आना और 11वीं की मैथ समझना, दोनों में बहुत फर्क है। ये जो मैथ है ना, इसको देखना और समझ में आएगा कि 10वीं की मैथ तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है 10वीं की मैथ तो हर परिस्थिति में शांत रहें। अभी आपका जो नेचर होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी वाली, जो हम स्कूलों में बोला करते थे, अगर आप पता नहीं बोलते थे नहीं बोलते थे, इस वाली मुद्रा में अगर आप बैठोगे तो ज्ञानार्जन बोलते हैं इसको, है ना, विद्या विनय को प्रदान करती है। अर्थात जो जितना पढ़ा लिखा आदमी होगा वो उतना ही स्वभाव से विनम्र होगा, ठीक है, और जो लेस एजुकेटेड होगा ना, जो कम पढ़ा लिखा होगा, वो उतना ही ज्यादा एरोगेंट होगा। इसीलिए आप देखना कोई बहुत बड़े अधिकारी जो होते हैं ना, वो बहुत विनम्र और स्वभाव के होते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, पोलाइटनेस दिखाएंगे, ठीक है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, वही वाली कहानी है कि ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग, है ना। आप अर्ध ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है, तो आधा ज्ञान नहीं रखना, पूरा सीखना है। कई बार मैंने अपने करियर में देखा है कि बच्चों को ना 10वीं में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो बच्चा ना उछलने लग जाता है, बच्चों को लगता है कि हमें मास्टर से ज़्यादा आता है, और वो कहीं ना कहीं फिर मैंने उनको देखा है कि उनसे IIT नहीं हुआ, उनको इंजीनियरिंग भी नहीं हुआ, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन नहीं मिला, IIT NIT तो छोड़ो, प्राइवेट में भी नहीं मिला, फिर वो BSc की तरफ रुख कर लेते हैं। तो हमारा एटीट्यूड ना 2 साल में हमेशा एक ही रहना चाहिए, और वो ये है कि मुझे सीखना है। आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप ये खुश होइए कि आज मैंने कुछ नया सीखा, और इस नए सीखने को और कैसे बढ़ा सकती हूँ और कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये आपको करना है। आपका लक्ष्य JEE क्रैक करना है, आपका लक्ष्य IIT NIT जाना है, ये मत भूलिएगा बस, ठीक है। और ये सब तभी संभव हो पाएगा तब जब आपके अंदर एक राइट एटीट्यूड, राइट अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। खैर ये सब हो गया है बेसिक चीजें। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मैं जैसे आपको लिख देता हूं। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा, y का अवकलन x के सापेक्ष, या y में परिवर्तन x के सापेक्ष। अब हमेशा जरूरी नहीं, आपको कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है dx/dt
इसमें लिख दूंगा x का अवकलन, x का अवकलन समय के साथ या t के सापेक्ष लिख दो। t क्या है? समय। t के सापेक्ष, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x में परिवर्तन t के सापेक्ष। तो यहां तक आकर बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इतना अभी नोट कर लो। अब चलते हैं फॉर्मूले पर। हो जाए तो बताना बेटा, हो जाए तो बताना बेटा। बेटा आरोही कुछ तो बोलो। अब सुनिए, अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको जो सवाल देंगे, सपोज पहले फॉर्मूला y बराबर x की घात अगर n हो जाए, ऐसे दे देंगे y बराबर x की घात n है, और आपसे dy बटे dx पूछेंगे, क्या y x का एक फलन है? हाँ। क्या y, अभी पूरा डिटेल में बात करूंगा मैं, y x का एक फलन है? हाँ। क्या x का मान बदलते जाओ y का मान बदलता जाएगा? हाँ। अगर मेरा y परिवर्ती फलन है तो इसके परिवर्तन की दर होगी। फलन किसका है? x का, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? x के सापेक्ष। ठीक है, जिस पर निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा होता तो t के सापेक्ष, है ना। जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे आ जाता है, जिसके सापेक्ष होता है। ठीक है, अब सुनिए, ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब आपके पास चर की घात अचर होगा। चर और अचर में बता चुका हूं। x आपका चर है, n अचर है, यानी कि n एक संख्या होगी और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 -3 -5 -7/2 +7/2 -17/15, एनीथिंग रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। n बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको ऐसे बोलते हैं, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी आपने ये पढ़े नहीं होंगे ना, चलो कोई बात है, आप तो बस इतना लिख लो कि ये फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मैं तब लगा, अभी फॉर्मूला बताया नहीं, अभी तो केवल केस बताया है कि कब आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे और किन किन परिस्थितियों में करोगे। y अगर आपका x की घात n है, यानी कि चर की घात अचर है। देखिए x क्या है? x चर है, x क्या है? चर है, और n एक संख्या है ना। n 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तब हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तब हम dy बटे dx कैसे निकालेंगे? आप सुनो काम की चीज, अब आ रहा अवकलन। इस फलन का अवकलन, घात को जैसे मैं बोल रहा हूं ना, सुन ओए बेटा सुन,
घात को आगे लेकर आइए, रट ले ये, घात को आगे लेकर आइए, और जिसकी घात थी, किसकी घात थी, x के ऊपर है ना ये घात, घात को आगे ले आए, इस x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर से घात को आगे लेकर आइए, इस x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, और घात में से एक कम कर देनी, और घात में से एक कम कर देना। अभी आपने क्या किया, बस अभी आप सिर्फ घात के साथ खेले हो, x को तो हाथ ही नहीं लगाया ना, नहीं समझे, x की घात n है, रट ले, याद रख, सीधा याद कर ले। घात को आगे लेके आइए, घात को आगे लेकर आइए, ये x को छेड़िए मत, और घात एक कम कर दीजिए। अब जिसको छेड़ने से मना किया था, अब उसको छेड़िए। अब x का अवकलन x के सापेक्ष, भाई x के सापेक्ष तो है ही है, पर किसका रह गया, इसका अवकलन रह गया ना, और dx बाय dx ऑलवेज 1 होता है, तो dy बटे dx क्या आएगा बताओ सर, n x की घात n-1 होगा। यह है इसका अवकलन, इसका अवकलन y बराबर x की घात n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखिएगा, नोट करिएगा, अभी सवाल करवाऊंगा, थोड़े आइडिया लगेंगे, थोड़ा आइडिया लगेगा बच्चे। इतना नोट कर ले। हो गया बेटा, फिर से पूरा तरीका लिख लो। एक काम करिए बच्चे, जो मैंने अभी बोला ना मुंह से, मैंने बोला ना कि घात को आगे लाइए, x को मत छेड़िए, घात में से एक कम कर दीजिए, फिर जो x बचा उस x का x के सापेक्ष अवकलन करिए। ये ना आप हिंदी में लिख लो, साइड में है ना कॉपी में, यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बनाकर और ऐसे लिख लो, वहां ना पैटर्न याद होना चाहिए। अब देखो मैं आपको फंसाऊंगा, अब मैं आपको फंसाऊंगा, फंसोगे? है सर फंसेंगे ही नहीं हम। ये हो गया बेटा, ये चलो अगली क्लास में फंसाऊंगा, इस क्लास में तो नहीं फंसाऊंगा आप, इस क्लास में तो सादा सादा करवा देता हूं। सुनो एक सवाल, y बराबर x की घात 2 है, मुझे dy बटे dx ज्ञात करके बताओ। क्या क्या y परिवर्ती फलन है? हाँ। क्या y x का फलन है? हाँ। तो परिवर्तन की दर होगी? हाँ। पैटर्न को देखिए, क्या ये x चर है, क्या ये 2 अचर है? अगर ये चर की घात अचर है तो फॉर्मूला हमें पता है, dy बाई dx कैसे करोगे बताओ बेटा? सर dy बटे dx कैसे करेंगे बताऊं?
घात को आगे लेकर आइए, इस x के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए। घात को आगे लाइए, इस x के साथ छेड़छाड़ मत करिए और घात में से 1 कम कर दीजिए। अब इस x को छेड़िए, इस x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। तो dy/dx क्या आएगा बताओ सर? ये आएगा 2x का 2 में से 1 गया तो 1, तो इसको लिख सकते हैं 2x। तो x² का अवकलन 2x, x² का अवकलन 2x। मजा आया? एक सवाल और कर फटाफट से। मैंने बोला y बराबर x की घात 5, dy/dx निकाल फटाफट से। तुम बोलोगे सर क्या ये चर की घात अचर है? मैंने कहा हाँ। तो तुम बोलोगे सर dy/dx निकालने के लिए घात को आगे लेके जाइए, x के साथ छेड़छाड़ मत करिए और घात में से 1 कम कर दीजिए। फिर इस x को छेड़िए, गुना के साथ जाता है गुना में, और फिर इस x को छेड़िए, x का अवकलन x के सापेक्ष 1। तो dy/dx कितना आ जाएगा? 5 x की घात 4, ये इसका अवकलन है। इतना नोट करो। लेक्चर कैसा लगा मुझे बताओ। पहले पुराना वाला सवाल नोट करिए, फिर नया वाला सवाल जल्दी। चलो ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। आरोही कैसी लगी क्लास? चलो अब मुझे इतना बता दो, आरोही बेटा क्लास कैसी लगी एक बार बता दो, फिर खत्म करेंगे। सही लगी? अच्छा लगा? बेटा आरोही ये नोट भी कर लेना। सर बी, बी क्या है? चलिए खैर दे बता देना मेरे को। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगली क्लास में पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपको अवकलन में तगड़ा कर दूंगा, आपको अवकलन में बहुत तगड़ा कर दूंगा। प्रैक्टिस चलेगी अगली क्लास में, ठीक है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, जो भी पढ़ाया उनको पढ़िए,
रिवाइज करिए चीज़ों को बच्चे, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही बेटा जी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और जुड़े रहना हमारे साथ आपके अपने रैंक प्लस।